नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट 11 है। ठीक है, गारंटी वाली क्लास है। अगर आप पूरी क्लास को अटेंड करते हैं तो आपका एक एक टॉपिक पूरा क्लियर हो रहा है। लगभग 10 वीडियो आपने पिछले जो प्राचीन भारत की सीरीज थी उसमें देखें और अगले जो 4-5 वीडियो हैं उनमें आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न आज के वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे और उसकी डिटेल्ड व्याख्या भी देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक गुप्तोत्तर काल। और आपका 93 प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ दर्शन दिए गए हैं और दूसरी तरफ मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं, तो उनका मिलान आपको करना है। यूपी बीओ प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कब पूछा गया है? यूपी बीओ प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और जो न्याय दर्शन है वो क्या है, मीमांसा दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, वेदांत दर्शन क्या है, उसके मोक्ष प्राप्त करने के तरीके क्या है, उनका आपको मिलान करना है। न्याय दर्शन यानी कि तार्किक चिंतन। ठीक है, अगर आप तार्किक रूप से ठीक हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ए का 4 किस्में केवल बी में है। ठीक है, और बी का आपका मीमांसा दर्शन है वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन है आपका वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत दर्शन है आपका कि आत्मज्ञान। आपके अंदर जो आत्मज्ञान है वो जागृत होना चाहिए, तभी आप मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अब षड दर्शन जो है उनके प्रवर्तक कौन कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनीय है और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि है। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण है या वैशेषिक दर्शन उलूद कणाद मुनि है, उलूक। और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कर्म का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है कि कर्म का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित, इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर प्राचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की है, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या न्याय या योग? बताइएगा निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? और 95 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मीमांसा। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से या मीमांसा से? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है कि अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? और जो 96 है उसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, अब मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है। क्या? एक अदृश्य शक्ति जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक लौकिक कड़ी है, वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ होता है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा जो पहले नहीं थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? और 97 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इसे दर्शन के प्रवर्तक हैं। कौन है जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रवर्तक? कौन है? महर्षि कणाद है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक या सांख्य और योग? आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है
कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। और 98 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लोकायत और कापालिक। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षट दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षट दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी तथा बादरायण थे, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय षट दर्शन के भाग नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चारवाक या सांख्य? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। और 99 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, चारवाक को कहा जाता है। ये बिल्कुल अलग तरीके का दर्शन था। चारवाक दर्शन जो भारत में आया, ये बिल्कुल अलग तरीके की बात करता था। और सबसे बड़ी बात है, इनके ऊपर किसी ने कोई आक्रमण नहीं किया, सबने इनके दर्शन को स्वीकारा। चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। अगला प्रश्न है आपका कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य या महात्मा बुद्ध? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। और 100 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का दर्शन समर्थन किया है। कौन है, किसको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है? उपनिषद को, ब्रह्मसूत्र को और भगवत गीता को। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि शंकर के दर्शन को कहा जाता है एकत्ववाद, समग्र एकत्ववाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है कि शंकर के दर्शन को कहा जाता है। और 101 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, अद्वैतवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को, कपिल को, रामानुज को या पतंजलि को? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, शंकर को। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रेरणा तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संख्या दी जाती थी। क्या? उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है? और 103 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, ज्ञान। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानादेव मुक्ति, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ, भोग विराग, समदाम दिशा, धन संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व से युक्त है। जबकि विशिष्ट द्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकंठाचार्य या माधवाचार्य? आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? और 104 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशमान तथा वैशिष्ट्यपूर्ण है और जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है। जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद तथा माधवाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज या माधव? एमपीपीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? और 105 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अभिनव गुप्त। अगला जो प्रश्न है आपका उसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संवत्सर दिया है और दूसरी तरफ उनकी गणना क्या होता है वो आपसे पूछी गई है। ये विक्रम संवत्सर जो है आपका वो 58 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, ठीक है। और जो आपका शक संवत्सर है वो आपका 78 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। जो विक्रम संवत्सर है वो आपका 58 ईसा पूर्व
और शक संवत्सर है आपका वो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगर बात हम गुप्त संवत्सर की करेंगे तो वो आपका 320 ईस्वी में शुरू हुआ था और कली संवत्सर आपका 3102 ईस्वी ईसा पूर्व शुरू हुआ था। कब? 3102 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। IAS प्री 1995 का प्रश्न था। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 ईस्वी में की थी। कली संवत 3102 ईसा पूर्व का माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका जो यूपी PCS प्री 2011 में पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ या भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। बताइएगा 107 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। ये सारे पॉइंट आपके सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका वो है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601, 330, 300 या 407। IAS प्री 1997 का प्रश्न है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए जो आपका शक संवत है वो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और जो आपका विक्रम संवत है वो 57 या 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था और 58 हम मानते हैं। जब कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं तो 58 मानते हैं। ठीक है, तो बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो 58 और 78 को जब आप जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 601 विक्रम संवत होगा। ठीक है, कितना होगा? 601। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? 478 ईस्वी, 499 ईस्वी या 613 ईस्वी या 634 ईस्वी? यूपी PCS मेंस 2002 का प्रश्न है और इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें आपको 78 जोड़ना होगा। ठीक है, क्या 78 जोड़ना होगा तो आपका इसका तुल्य वर्ष आ जाएगा और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर वो डी हो जाएगा 634 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर या श्रावस्ती? यूपी PCS प्री 2009 का प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था और 110 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों सूर्यवंश और अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय सम्वारण ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूसी इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 का प्रश्न है कि मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी और 111 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कन्नौज। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा एवं ग्रह वर्मा। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव, बल्लभी के मैत्रक। IAS प्री 2021 का प्रश्न है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो 112 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? इसमें देखिए मगध के गुप्त का शासन था और थानेश्वर के पुष्यभूति का शासन था, कन्नौज के मौखरी का शासन था और बल्लभी के मैत्रक का शासन था। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, 112। अगला प्रश्न है आपका कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हरिसेन, कल्हड़, कालिदास या इनमें से किसी में नहीं? यूपी PCS प्री 1995 का प्रश्न है कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं और 113 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कल्हड़। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना उसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। कालिदास एवं हर्षण की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है क्योंकि ये हर्ष के पूर्व के काल के थे, हर्ष के समकालीन नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? आर्यभट्ट,
बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमलगुप्त। बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है, और 114 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, बाणभट्ट की लिखी हुई है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। ये वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों की जीवन वृत्ति का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है आपका कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या थानेश्वर। यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, और 115वां का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, कन्नौज। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष को विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। अगला प्रश्न है आपका कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी, प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगिरी। यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी, और 116 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, कन्नौज। अगला प्रश्न है आपका कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा बल्लभी में, बल्लभी तथा प्रयाग में। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, और 117 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, वो ए है, कन्नौज तथा प्रयाग। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों की प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह कौन सा था, काशी था, प्रयाग था, अयोध्या था या सारनाथ था। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह कौन सा था, और 118 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, प्रयाग था। अगला प्रश्न है आपका कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने या विक्रमादित्य द्वितीय ने। आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका, और 119 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच हुए अवश्यंभावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय को की एहोल प्रशस्ति में ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध का साक्ष्य है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है, और 120 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, और वो नर्मदा के तट पर किया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी या 634 ईस्वी। झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है, और 121 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 618 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका कि कवि बाण निवासी था, पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है, और 122 का जो सही उत्तर है आपका, और ये जो कवि बाण है वो बाणभट्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये तीन जो ऑप्शन है आपके पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर, ये सही नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रतिकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। अगला जो प्रश्न है आपका वो है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम। यूपी पीसीएस प्री 1990 और यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है, और 123 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, सम्राट हर्ष। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे।
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या तारानाथ? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और 124 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, ह्वेनसांग ने की थी। अब ये आईएएस प्री 2013 का प्रश्न है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग यानी कि ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं तथा संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय का ये साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। कौन कौन से ऑप्शन आपके सही है ये आपको बताना है। और जो पहला है आपका कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे, ये गलत। और दूसरा और तीसरा पॉइंट आपका सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताई सुंग ने, तुंग खुआन ने या कु येन वू ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? यूपी पीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है और 126 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से भारतवर्ष की 629 में प्रस्थान किया। वो किसी का दूत बनकर नहीं आया था, वो स्वतंत्र रूप से आया था और लगभग 13 वर्षों तक भारत का प्रवास किया और फिर चीन वापस लौट गया था। अगला प्रश्न है आपका कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के सबसे समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था और 127 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, मथुरा। देखिए, सूती कपड़ों के लिए मथुरा प्रसिद्ध था और रेशमी कपड़ों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है आपका कि कौशेई शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए? यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है कि कौशेई शब्द का प्रयोग किया गया है और 128 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, रेशम के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? यूपी पीसीएस प्री 1995, बीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और 129 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, नालंदा। अगला प्रश्न है आपका कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या सी यू की रचना? आरएसआरटीएस प्री 1992 का प्रश्न है और 130 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। इसकी किताब थी ह्वेनसांग की सी यू की। अगला प्रश्न है आपका कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, फयान था, सुंगयुन था, ह्वेनसांग था या इत्सिंग था? आरएसआरटीएस प्री 2007 का प्रश्न है और 131 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसकी यात्रा के विवरण को सीयूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग एक बौद्ध था। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया? ह्वेनसांग को कहा गया। अगला प्रश्न है आपका कि सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? फयान से, अलबरूनी से, मेगास्थनीज से या ह्वेनसांग से? यूपी पीसीएस में 2016 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है आपका कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में या उपयुक्त में से कोई नहीं? बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है और 133 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 695 ईस्वी जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण की समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमित्रा होता हुआ वापस चीन लौट गया। अगला प्रश्न है आपका जो आईएएस प्री 2020 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र
या सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, विनिमय पत्र। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नकद और उधार पर किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नकद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। जो गारंटी होती है, जैसे अभी आज के टाइम पे जो आपका जो स्टाम्प बनता है, ठीक है, कि इतने में हमने इनको बेचा है और इतना इनको पैसे देना है, ठीक है, तो ऐसे ही उस समय हुंडी कही जाती थी, वो साख पत्र जिसको आप कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोक वो की, यिन तू, सी यू की या सी किया पोनो। यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। और 135 का जो सही उत्तर है आपका अब हो जाएगा बी, यून तू। क्या? यिन-तू। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन-तून तथा थियान-तू नाम से किया है। अगला प्रश्न है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल। बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। और 136 जो सही उत्तर है आपका अब मुसलमान, ठीक है। मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो बख्तियार खिलजी के द्वारा वो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का एक प्रमुख कारण बना और ये एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा। आरएएस आरटीएस प्री 1992 का प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? और 137 का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, नालंदा। अगला प्रश्न है आपका कि नालंदा कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। एमपी पीसीएस स्पेशल प्री 2003 का प्रश्न है कि नालंदा कहां पर स्थित है। और 138 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, बिहार में। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? कन्नौज, उज्जैन, धार या देवगिरी। आरएएस आरटीएस प्री 1993 का प्रश्न है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और 139 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण तीन शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना था। अगला जो प्रश्न है आपका 140 है। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यम वर्ग एवं आश्रित कृषक का वर्ग अस्तित्व में आया। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए कथन जो है आपका वो है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या है? इस काल में भूस्वामी, मध्यम वर्ग एवं आश्रित कृषक का वर्ग अस्तित्व में आया। बिल्कुल सही बात है। जो भूस्वामी होता था वो मध्यम वर्ग होता था और उस पर जो आश्रित थे वो कृषक वर्ग एक आश्रित हो गया। जैसे जो मजदूर होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, अभी किसी 5वें हिस्से पे, 6ठे हिस्से पे, चौथे हिस्से पे, आधे पर हर तरीके से कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है कि चीनी तीर्थयात्री फयान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। केवल एक, केवल दो, दोनों एक दो, ना ही एक और ना ही दो। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि चीनी तीर्थयात्री फयान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध परिषद में भाग लिया था क्या? और इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा होगा? देखिए ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चीनी तीर्थयात्री फयान गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था तथा उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष ह्वेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। ह्वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महामाया शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था तथा यह पूर्ण बौद्ध बन गया। अगला प्रश्न है आपका 143।
यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबुज ईद, अलम सूदी तथा अलबरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा 143 का। और जो ये दोनों पॉइंट है ये बिल्कुल सही है और आपका ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। आईएएस प्री 2015 का प्रश्न है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता या भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय या सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। बताइएगा 144 का कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए जो पहला पॉइंट है आपका कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा राजनीतिक स्थानीय राजनीतिक सत्ता, ये गलत चीज है, ठीक है। और जो आपका भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक रचना का उदय, बिल्कुल सही बात है। जिसके पास जितनी अधिक भूमि थी वो ऐसे ही उसकी प्रशासनिक संरचना बन गई। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी सही बात। जो पहली बात है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, अगर अत्यंत सशक्त होती केंद्रीय राजनीतिक सत्ता उस समय तो सामंती व्यवस्था कभी बनती ही नहीं, है ना। तो सामंती व्यवस्था इसीलिए बन पाई क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता थी वो हर्षवर्धन के बाद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई, बहुत ही ज्यादा लगभग समाप्त ही हो गई। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। यूपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। बताइएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। और 145 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही नहीं। शंकराचार्य को शंकर और श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। शंकराचार्य के बारे में आपके पास थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थानों के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। पहला है श्रृंगेरी कर्नाटक में जो दक्षिण में है, दूसरा है द्वारका गुजरात में जो पश्चिम में है, और तीसरा है पुरी ओडिशा जो पूर्व में है, तथा चौथा है ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में। अगला प्रश्न है आपका कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या पश्चिम बंगाल में। यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, केरल। जो शंकराचार्य का जन्म है वो केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 147 का, ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है। देखिए ये है आपका जोशीमठ उत्तर में, फिर आता है आपका द्वारिका पश्चिम में, फिर आता है आपका पुरी पूर्व में, और फिर आता है आपका श्रृंगेरी कर्नाटक आपका ये है दक्षिण में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। पुरी, द्वारिका, मानसरोवर या रामेश्वरम। एमपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। और 144 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, मानसरोवर। ये चीन के अधीन जो तिब्बत है उस क्षेत्र में स्थित है। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारिका है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। रविकीर्ति, भवभूति, हरिशेण, दंडी। और एक तरफ राजा दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए व्यक्ति दिए गए हैं, और उनका बताना है आपको इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला जो पॉइंट है आपका रवि कीर्ति, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, बिल्कुल सही पॉइंट है। भवभूति कन्नौज की यशोवर्मन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जो हरिसेन है ये हर्ष से संबंधित नहीं है। ये देखो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता है
और ये समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था, ठीक है। और जो हर्षवर्धन है, इनके जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। तो आपका ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो सुमेलित नहीं है, दंडी नरसिंह बर्मन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 150। यहाँ पर आपको सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, जिसका आपको मिलान करना है। एक तरफ राजा दिए गए हैं, दूसरी तरफ दरबारी कवि दिए गए हैं। यूपी पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है। तो आपको बताना है कौन से सूची आपकी सही होगी। अमीर खुसरो जो है, इसका जो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और जो बाणभट्ट हैं ये आपके हर्षवर्धन के, ठीक है। तो आपका ए का 4 और डी का 3 किस में है? सिर्फ बी ऑप्शन। कालिदास जो थे वो किसके समय पे थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। और जो हरिसेन है ये आपके समुद्रगुप्त के, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक, उज्जैन, विदिशा, धार, गोंडवाना। एमपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए स्थानों के नाम दिए गए हैं और सही उत्तर आपको चुनना है। जो भोज से जुड़ा हुआ स्थान है वो धार है, और जो दुर्गावती से जुड़ा हुआ स्थान है वो गोंडवाना है, और जो समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ स्थान है वो विदिशा है, और जो अशोक से जुड़ा हुआ स्थान है वो उज्जैन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं और वर्तमान राज्य दिए गए हैं। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है। भीलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर, स्थानेश्वर। जो भीलसा है आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही मिलान है। द्वार समुद्र जो है ये आपके कर्नाटक हेलबीडू में स्थित, ठीक है। तो ये जो द्वार समुद्र है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो ये आपका पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। जो गिरिनगर है आपका ये गुजरात में स्थित है, ये भी आपका सही सुमेलित है। और जो थानेश्वर है आपका ये हरियाणा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये हरियाणा में स्थित है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। और सही सुमेलित कौन कौन से हैं? 1 और 3 है, ठीक है। 1 और 3 किसमें है? ए ऑप्शन में है। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, पीवाईक्यू, गुप्तोत्तर काल। ये पार्ट 11 वीडियो था आपका प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज का। उम्मीद करता हूं आपने सभी 11 वीडियो बहुत ही ईमानदारी के साथ देखे होंगे। आपके 4 वीडियो और बचे हैं, जिसमें आप स्थापत्य कला देखेंगे और साहित्य देखेंगे, और 1-2 वीडियो होंगे जिनसे आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और उम्मीद करता हूं आप जरूर लिखेंगे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।